अस्सलाम वालेकुम। दीप जलते रहे, इसकी 11वीं किस्त पेश खिदमत है। आपको याद दिलाती चलूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ी देर बाद भाई साहब ने अपने बच्चों और अम्मी सास से चलने के लिए कहा। मैं इस उम्मीद में थी कि कब मेरे हाथ पर वो अहमद के हॉस्पिटल के अखराजात के लिए पैसे रखते हैं। उनके हाथ रक्शे में सवार होकर खुदा हाफिज कहने के लिए लहराए ज़रूर, लेकिन जेब तक न गए। उनके रवाना होते ही बाजी को मौका हाथ आ गया। अम्मी से बोली, आप ही इफ़्फ़त को समझाएं। अहमद के भाई जो कुछ कहकर गए हैं, क्या अब भी इसके पास कोई जवाज़ है अहमद को ना छोड़ने का? मुझे खुद नहीं मालूम उन्होंने ये सब क्यों कहा। जाहिर है तुम्हारी हमदर्दी में कहा। नहीं चाहिए हमें उनकी हमदर्दी। अहमद को छोड़ना है या नहीं, ये फैसला हम अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन अभी ये वक्त इन बातों का नहीं। तो तुम्हें उनके सामने बोलना चाहिए था ना। हम समझ रहे थे कि वो पैसे देकर जाएंगे। हमने दिल की बात बयान कर दी, जिसे अम्मी और बाजी ने कोई अहमियत ना दी। वो दोनों अब सिर्फ हमारे मुंह से ये सुनने की मुतमन्नी थी कि हम अहमद को छोड़ देंगे। कुछ देर बहस के बाद बाजी ने अम्मी को चलने का इशारा किया। इसे इसके हाल पर छोड़ दें, हमारा दिमाग ख़राब है जो इसके लिए हम लोग अपनी जान जलाते हैं। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। गुस्से में ये सब कहकर वो घर से निकल गईं। हमने बच्चों को बाथरूम में ले जाकर नहलाना शुरू कर दिया और ख़ुद को भी खूब भिगोया। स्कूल की 2 दिन की छुट्टियां हो चुकी थीं। सालाना इम्तहानात होने वाले थे। अपने मसाइल में मासूम बच्चों को इम्तहान के हंगाम में बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता था। इम्तहान के दिनों में टीचर की तसल्ली की 2 बोल बच्चों के इज़्तिराब को बहुत कम कर देते हैं। यही सोचकर स्कूल पहुँचे। स्कूल प्रिंसिपल हमारे चेहरे से दिल की सारी कैफियत जान गई। हमदर्दी के 2 बोल कहे तो फूट फूट कर रो दिए। गले लगाया, बहुत तसल्ली दी और कहा, आप अपनी वालदा को खैरपुर से बुलवा लें। इस वक्त आपके पास किसी का होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें क्या बताते, वालदा तो कराची में ही है। बाजी को उनकी बोरियत का ख्याल ज़्यादा है। मैं ऐसी तो नहीं थी, लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवा लेती थी, लेकिन इन चंद दिनों में इतनी हसास हो गई थी कि लड़ना भूल गई थी। अगर मैं अम्मी से ज़िद करती, थोड़े आंसू बहाती, तो क्या वो मेरी तन्हाई दूर करने ना आती। लेकिन खुद अजियती के एहसास में मैं माँ को आजमा रही थी या कुदरत मेरा इम्तहान ले रही थी। इन 4 दिनों ने बिल आखिर हमें गुजार ही दिया। रशी को बाजी के पास छोड़ा और रामिश को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुए। रिसेप्शन पर बाकी पैसे जमा कराए, मरीज़ का नाम बताया, हमें पहली मंजिल का पता बता दिया गया। रामिश को गोद से उतारा, वो बाबा से मिलने जा रहा था। बहुत खुश था। एक की जगह 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। हम एक बड़े से हॉल के सामने रुक गए। मजबूत ग्रिल का दरवाज़ा था। सामने बहुत से मरीज़ नज़र आ रहे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं के दरमियान एक बहुत लंबा नहीफ़ो नज़ार जवान चलता हुआ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। वो बेहद लागर लग रहा था। ग्रिल पकड़कर बैठ गया। बाबा, रामिश ने आवाज़ दी। इस जवान ने चौंक कर देखा। ये अहमद थे, इतने कमज़ोर, इतने लंबे। ये ऐसे लंबे तो नहीं थे, छत से जा लगे थे। उनकी आंखें जैसे सुर्ख अंगारा। आंखों में है वो सुर्खी वहशत के अलहज़र।
लगता है जैसे अपना लहू हैं पिए हुए। मैं समझा था तुम लोग मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, अब कभी नहीं आओगे। दवाओं के ज़ेरे असर उनकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। हाथ ज़ख्मी था, कान की तरफ एक ज़ख्म था। है वही ज़ंदा वही सामा जो पहले था, मगर पाँव में जंजीर की ऐसी गरां बारी न थी। ये क्या हुआ अहमद? हम परेशान हो गए। बहुत मारा है उन्होंने मुझे। ये सुनकर हमारे हलक में बड़े बड़े गोले अटक कर रह गए। मुझे ढेरों दवाएं देते थे, मना करता तो मारते थे, और जब दवाओं के ज़ेरे असर सो जाता तो कोई ना कोई पागल मुझे आकर उठा देता। ना ये सोने देते हैं ना जागने देते हैं। मुझे ले चलो इफ़्फ़त, तुम जो कहोगी मैं करूँगा, मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊँगा। वो होले होले बड़बड़ाते रहे। अच्छा, मैं उनसे बात करती हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको लेकर जाऊँगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि उनके बग़ैर मेरी सांसें भी हमवार नहीं। मैं भागकर रिसेप्शन पर गई और उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए कहा तो आगाह किया गया कि पूरी अदायगी के बाद ही इन्हें इनके डॉक्टर की इजाज़त से ले जाया जा सकता है। डॉक्टर कब आएंगे? परसों बैठेंगे। हम वापस आए तो अहमद को जनरल वार्ड में वापस ले जाया जा चुका था। वापसी पर घर के रास्ते में पड़ने वाले पीसीओ से डॉक्टर अयास को फ़ोन किया। उन्हें अहमद पर होने वाले जुल्म के बारे में बताया। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, फिर कहा कि अगर मरीज़ मज़ाहमत करे तो ये करना पड़ता है। हमने कहा हम परसों आएंगे, आप इन्हें डिस्चार्ज कर दें। कहने लगे मैं उनकी हालत देखकर फैसला करूंगा कि उन्हें घर भेजा जा सकता है या नहीं। होता भी किस तरह मेरी वहशत का बंदोबस्त। सहरा कहाँ थे ऐसे, घर ऐसे कहाँ के थे। दूसरे दिन अम्मी वापस खैरपुर जाने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें इत्मीनान था बेटी को बेसुकून करने वाला अब अस्पताल में था। हमने रशी को एक बार फिर ये सोचकर उनके साथ खैरपुर भेज दिया कि अहमद हॉस्पिटल से जाने किस कैफियत में आएंगे। बच्चों से ज़्यादा इनकी देखभाल ज़रूरी होगी। ध्यान बटाने को बच्चों के इम्तहानी पर्चे चेक करते, कभी कोई सवाल चेक होने से रह जाता तो कभी बार बार टोटल करने के बावजूद गलती हो जाती। दूसरे दिन स्कूल जाकर सारे पेपर मैडम को वापस कर दिए कि इस ज़हनी कैफियत में कहीं बच्चों के सालाना पर्चों में कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए। मैडम और सारे मेहरबान साथी असातिज़ा ने हमें स्कूल की हर फिक्र से बेनियाज रहने के लिए कहा और आपस में काम बांट लिए। उन दिनों हमारी दादी हयात थी। हमारी बेबसी और सगे रिश्तों की बेहिसी पर कुढ़ती थी। सोच रही हूँ ये बैठे बिठाए वो क्यों याद आ गई। पापा उनके बड़े बेटे थे और कुछ अम्मी की खिदमत गुजारी वो हमारे पास ही रहती थी। हमारी बागियाना फितरत की वजह से आए दिन उनसे झगड़ा रहता। आज जबकि 28 साल पर मुहित बीते दिनों की तलखीस का 11वां हिस्सा रकम करने जा रही हूँ, जाने क्यों मेरे कानों में इससे भी पहले की कि जब पापा जिंदा थे बेफिक्र आवाज़ें गूंज रही हैं। हम तो बुर्का नहीं पहनेंगे। क्या किया है हमने कि चेहरा छुपाएं? हम दादी से कहते, अच्छा तो सारे जहान की औरतें जो बुर्का पहनती हैं उन्होंने कुछ किया है क्या? दादी जवाब देती, दादी वो अपनी मर्जी से नहीं पहनती, घर वाले कहते हैं। और हम जो पहनते हैं अपनी मर्जी से? दादी आपने कुछ तो किया होगा। हम अपनी उंगली लहराकर कहकहा लगाते, हट बेशरम मनहूस। दादी हंस पड़ती। एक रोज़ हमें समझाने लगी, अच्छी लड़कियां बाल नहीं कटवाती,
इतने छोटे लड़कों जैसे बाल, खुदा का अजाब आएगा। ये माथे पर बिंदिया क्यों लगाई? हिंदू नहीं लग रही है कमबख्त। दादी माथे पर बिंदिया देखकर दहाड़ती। तो क्या हुआ? दादा ने बताया था कि उनके परदादा हिंदू थे। अगर वो मुसलमान ना हुए होते तो हम आज हिंदू ही होते, तब आप मुसलमानों को कोस रही होती। हाय हाय, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही है। दादी परेशान हो जाती। एक रोज दादी की किसी बात पर हमने कहा, क्यों कुत्ता घर में क्यों नहीं रख सकते? फरिश्ते घर नहीं आते। दादी, तो बेचारे फरिश्तों को घर में बुलाना क्यों चाहती हैं? घर में रहेंगे तो आपको बुर्का पहनना पड़ेगा। दादी हंस पड़ती। पहली मुहर्रम को हमने काले कपड़े पहने तो उन्होंने सवाल किया, ये काले कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? दादी, मुहर्रम है, हमारी सारी सहेलियां शिया हैं ना, तो तुम तो नहीं हो। हाँ, तो पैदाइशी शिया तो वो भी नहीं है। वो वही करती हैं जो उनके माँ बाप करते हैं, तो तुम वो क्यों नहीं करती जो तुम्हारे माँ बाप करते हैं? दादी, अगर हमारे रहनुमा भी वही करते जो उनके माँ बाप करते हैं तो आप भी इस वक्त बिंदिया लगाए मंगलसूत्र डाले बैठी होती। के पास कोई जवाब ना होता तो अम्मी की तरफ मुंह करके सुनाना शुरू कर देती। इसका लाइब्रेरी जाना बंद कर दो बहू, कुछ काम काज सिखाओ, अगले घर जाकर क्या करेगी ये? दादी, इतना पढ़ा है तो क्या ज़रूरत है हमें काम करने की? हम तो हर काम के लिए नौकर रखेंगे। शादी के लिए भी कुछ छोड़ोगी या सारे अरमान अभी पूरे कर लोगी? एक दिन हमें साड़ी बांधे देखकर दादी बोली, दादी ये क्या बात हुई, शादी के बाद साड़ी बांधो, लिपस्टिक लगाओ, लॉन्ग पहनो, हम तो अभी करेंगे सब कुछ। देखो कैसी बेगैरत है। दादी, आपकी भी तो शादी हुई है, अम्मी की भी तो हुई है, हमने तो कभी आप लोगों को बना संवरा नहीं देखा। शादी के बाद तो बस बच्चे पैदा करो, उन्हें बड़ा करो और मर जाओ। तौबा तौबा, देख रहे हो इसकी ज़बान? दादी पापा से मुखातिब होकर बोली, देख लेना, अगर ऐसी ही ज़बान ससुराल में चली तो दूसरे दिन ही ये घर बैठी होगी, लिखवा लो। जब कभी पानदान में कत्थे चूने को शीरो शक्कर देखती चिढ़ जाती, ये इफ़्फ़त घुसी होगी मेरे पानदान में। हालांकि सभी उनके पानदान से पान बनाकर खाते थे, लेकिन शक वो हम पर ही करती थी। कुत्ता भी घर आया, हमने बाल भी हर फैशन के रखे, नाक में लौंग भी डाली, माथे पर बिंदिया भी लगाई, डंके की चोट पर साड़ी भी बांधी। कहीं ये सज़ा कुदरत की तरफ से इसी ज़बान दराजी, हठ धर्मी, नाफरमानी और सरकशी की तो नहीं मिली? लेकिन अगर ये सज़ा ना पाती तब हो सकता था अहमद नवेद जैसा कुल वक्ती कुल्ली तौर पर हसीन शायर उस महिल आसाब के हाथों हर नर्वस ब्रेकडाउन पर अपनों के करम से बिजली के करंट लगवाता न जाने किस खाने में अपनी वहशतों को महमीज कर रहा होता। पापा के इंतकाल के बाद दादी का फिर खैरपुर में दिल ना लगा। वो ज़्यादा वक्त अपनी बड़ी बेटी बाजी की सास यानी हमारी फुप्पो के यहाँ गुजारने लगी। हाय, ये मेरी सांची पान जैसी कसीली दादी वही थी जो मुझे मेरी हिम्मत पर शाबाश दिया करती। जब कभी फुप्पो के घर आती तो अचानक उनकी खुराक ज़्यादा हो जाती, ख़ास तौर पर जब कभी मुर्गी, गोश्त या मीठा बनता। वो अपनी प्लेट में ज़्यादा निकालती और बच जाने पर अपने झूठन मेरे बच्चों को दे दिया करती।